नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आधे से ज़्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की, उसका चुनाव तीसरे फेज़ के साथ मुकम्मल हो रहा है। 93 सीटों के लिए मतदान हो रहा था 12 राज्यों में, और इसी के साथ काफ़ी हद तक लोकसभा चुनाव की तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई नज़र आ रही है। हर तरफ से जिस तरह के प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, एनडीए को भारी नुकसान होता हुआ महसूस हो रहा है। द प्रिंट का ये आर्टिकल मैं खासकर इसका रेफरेंस आपको देना चाहती हूँ, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से 3 जो लेखक हैं उन्होंने इसको बताया है कि कर्नाटका और महाराष्ट्र, अगर इन 2 राज्यों को खासकर देखा जाए तो तीसरे फेज़ का मतलब ये होगा कि 272 का जो जादुई आंकड़ा जो बीजेपी पार करना चाहती है एनडीए, उस तक छूने में मुश्किल लग रही है, क्योंकि इसी फेज़ में ये बता रहे हैं इस आर्टिकल के मुताबिक कि 80 से लेकर 80 सीटें, 93 में से आप सोचिए 80 सीटें अगर पिछले लोकसभा में देखें तो बीजेपी ने जीती थी, तो जाहिर है इतना बड़ा पहाड़ है जिसको चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये कह रहे हैं कि 20 सीटों का नुकसान कम से कम इस फेज़ में होता हुआ नज़र आ रहा है एनडीए को, और इसके अलावा भी 1 दर्जन भर सीटें पिछले फेज़ में भी, यानी अभी तक कई सीटों का नुकसान होता हुआ महसूस हो रहा है। इसी दौरान एक और खबर ये भी जुड़ गई है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि फ़िलहाल जेल में बंद हैं, उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसको कि मुलतवी कर दिया गया है 2 दिन बाद तक के लिए, 9 मई तक के लिए, और माना जा रहा है कि उन्हें बेल जल्द मिल सकती है जैसे ही वो आएंगे। जाहिर है उनका जलवा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, जो राज्यसभा से सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। संजय जी, अभी तो फिलहाल आपसे जब से दूसरे मुद्दों पर चर्चा करूं कि आखिर ये तस्वीर क्यों एकदम बदलती हुई नज़र आ रही है, आप ये बताइए कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, ये जो प्रिडिक्शन हो रहा है, इससे आप सहमत हैं? देखिए आरफा जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं, इसके पीछे 10 साल की कहानी है। ये एक दिन की बात नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों से जितने वादे किए, वो चाहे काला धन लाने की बात हो, 15 लाख देने की बात हो, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हो, या फिर किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात हो, 15 अगस्त 2022 तक पक्के मकान देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, डीजल 40 रुपए में और पेट्रोल 50 रुपए में बेचने की बात हो, इतने बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए गए लोगों को कि जमीन पर कुछ होता हुआ दिखा नहीं। और मुझे लगता है कि आप एक ही रिकॉर्ड अगर बार बार बजाते रहेंगे, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तो उस पर कब तक आपको वोट मिलेगा। ठीक है, एक फेज था जिस पर आपको लोगों ने वोट दिया, इन्हीं तमाम मुद्दों पर जिनका इंसान की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं रहता है। उन्हीं मुद्दों को आपने उभार उभार कर बार बार लोगों को मूर्ख बनाया। लेकिन इस बार का चुनाव मुझे लगता है बिल्कुल अलग है, इस मायने में कि लोग मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, अपनी अपने सवालों पर वोट दे रहे हैं। और वो इस चुनाव में खास तौर से देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुसलमान का इनका मुद्दा नहीं चल रहा है। अभी तो इन्होंने पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका कोई लाभ इनको मिलेगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 10 साल हो गया, अब आपने किया क्या, ये तो बताइए। बहुत जी। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद जाते हैं जनता के बीच में, तो उनके पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कुछ भी बताने के लिए नहीं। तो ये एक निराशा का कारण है लोगों को। लेकिन अगर थोड़ी बहुत सीटों का नुकसान हो भी रहा है संजय जी, तो इतना भी नहीं है जितनी कामना कर रही थी विपक्ष के, बहुत बदहाल हो जाएंगे, हार जाएंगे सब सीटें। इतना तो दिल्ली बहुत दूर है, सिर्फ 3 फेज का चुनाव हुआ है, अभी 4 और बाकी है। तब तक तो छू लेंगे मंजिल, लाल किले तक पहुंच जाएंगे मोदी जी। देखिए शुरुआत कहाँ से की थी इन लोगों ने? इन्होंने कहा था 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 पार का नारा दिया था इन्होंने। अब 400 पार की बात नहीं करते। अब ये कहते हैं, पहले कहते थे आएगा तो मोदी ही, अब कहते हैं लाएँगे तो मोदी को ही। तो इसका कहीं न कहीं इनको एक अंदर से घबराहट है, बेचैनी है। इनको भी लग रहा है कि इस तरह के बड़े-बड़े दावे करने से कुछ हासिल नहीं। अच्छा, 400 पार के नारे का एक नुकसान क्या हुआ? कि जो इनका मतदाता था वो कह रहा था कि भई यार ठीक है, 400 पार आ ही रहा है यार, तो हम क्यों निकल के वोट करें इनको? तो ये भी एक कारण हुआ। और पिछले अगर आप इनके 10 साल के शासनकाल को देखेंगी, जहाँ-जहाँ इन्होंने जो नारे दिए, एक भी नारा इनका ज़मीन पे सच साबित नहीं हुआ। बंगाल में बोले 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में बोले 65 पार, आई 23 सीट। महाराष्ट्र में बोले 150 पार, आई 105 सीट। कर्नाटक में बोले 130 पार, आई 65 सीट। दिल्ली में बोले 45 पार, आई 8 सीट।
हरियाणा में बोले 75 पार, आई 40 सीट। मिजोरम में बोले 21 पार, आई 1 सीट। अब जनता इनको 400 पार के नारे पे कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तो इनकी ये हालत हो गई है कि अब इनको देश की जनता हटाना चाह रही है। इनसे मोह भंग हो गया लोगों का। और जिस तरह से अरफा जी देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस इलेक्शन में, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। आपके पास 10 साल के बाद कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है अपना। आप कोई मुद्दे, अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिना पा रहे हैं। आप वही पुराना रिकॉर्ड बार-बार बजा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक घोर निराशा है, खास तौर से बीजेपी सपोर्टर्स के मन में भी, कि इन्होंने 10 साल में सिर्फ भाषण दिया और कुछ नहीं दिया। अब संजय जी, इससे पहले कि मैं दूसरे मुद्दों पर आऊं कि किस तरह से पूरे चुनाव की पिच बदल गई है। जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी, जब पहला फेज था, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि देश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा। देश के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से हम जिस तरह की बातें सुन रहे हैं, उस पर आऊँगी एक ही पल में। लेकिन केजरीवाल जी की जो जमानत याचिका है, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनको मिल जानी चाहिए थी आज जमानत, लेकिन नहीं मिली और आगे बात खिंच गई है। आपको ये उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी इस चुनाव में, उनका भी योगदान होगा, उनके भी भाषण होंगे? हालांकि अदालत ने ये भी साथ साथ कहा है कि ऐसा नहीं है कि वापस आकर, बाहर आकर वो मुख्यमंत्री का काम नहीं संभाल पाएंगे। मुझे लगता है ये अदालत का मामला है अरफा जी, तो अभी आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके पहले कोई टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं कोर्ट के आदेशों का पालन भी कर रहा हूँ। बावजूद इसके आपने देखा होगा कि न्यायालय में ईडी मेरा नाम ले रही थी और इसके पहले की सुनवाई में भी उन्होंने मेरा नाम लिया। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। आदेश आने दीजिए न्यायालय का। अब मैं देख रही हूं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक तरह से चतुराई का काम है कि वो कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। इंडिया अलायंस बहुत कम कहते हैं वो, ज़्यादातर आप देखिए उनके भाषणों में कांग्रेस 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 बार बार। आज भी उन्होंने जो भाषण दिया है, अपने आप में शर्मनाक भाषण है। मुझे ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है ये कहते हुए कि कोई जर्नलिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी मुझे ऐसा कहने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो बाबरी ताला है वो राम मंदिर पर लगा दिया जाएगा। इस तरह के शर्मनाक बयान इससे पहले स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी, मतलब कि यानी कि विपक्ष की पार्टी आ जाएगी, इंडिया अलायंस आएगा तो वो राम मंदिर का फैसला बदलने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की जो बहुत ही सांप्रदायिकता से आगे बढ़कर एक तरह की फाशीवादी जो ये भाषा है, इसका सामना विपक्ष कैसे कर रहा है? देखिए, इसका सामना करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसका सामना मत कीजिए। लोग इनकी असलियत अब जान चुके हैं और इनको जनता के बीच में एक्सपोज होने दीजिए। जब आप इनका सामना करने लगते हैं इस तरह की बातों का, और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों का, बेसिर-पैर की बातों का, जिसका कोई ना सिर है ना पाँव है, ऐसी बातों का जब आप जवाब देने लगते हैं, तो बीजेपी इससे बहुत खुश होती है। तो इसलिए अब कि उनको तड़पने दीजिए, परेशान होने दीजिए, और पूरा विपक्ष यही करना चाहिए, पूरे विपक्ष को, कि ऐसे बेबुनियाद सवालों और बातों का कोई जवाब ना दे। अब मैंने सुना कि एक भाषण में उन्होंने कहा, साहब संपत्ति आपकी लूट के आपका मंगलसूत्र कांग्रेस वाले चुरा ले जाएंगे, लेके चले जाएंगे। अब आरफा जी, क्या दाम था 2014 में सोने का? 24,000 रुपए तोला। आज क्या है? 75,000 रुपए तोला। तो मंगलसूत्र तो बीजेपी वाले और मोदी जी चुरा के भाग रहे हैं। महंगा कर दिया 3 गुना ज्यादा। इस पे सवाल कोई इनसे ना पूछे, इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। अब कह रहे हैं संपत्ति लूट के लेके चले जाएंगे। संपत्ति कौन लूट रहा है भाई? आप कहते थे कि हम रेल में चाय बेचते थे, अब आप रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, एफ एफसीआई बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं। आपने कुछ छोड़ा? पोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, और किसको बेच रहे हैं? अपने एक करीबी दोस्त को, अडानी को। पूरा हिंदुस्तान आप नीलाम कर रहे हैं। तो संपत्ति तो आप अपने दोस्तों को दे रहे हैं। पार्लियामेंट का जवाब है, 15 लाख करोड़ रुपए इन्होंने चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया इनके राज में। तो आप तो देश की संपत्ति अपने दोस्तों के ऊपर लुटा रहे हैं। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग जाता है। 10,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग जाता है। 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा लेके भाग जाता है। 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग जाता है।
तो आपने देश की संपत्ति को, बैंकों को अपने दोस्तों के ऊपर लुटाया प्रधानमंत्री जी, आपकी ये असलियत पूरा देश जान चुका है। और मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन चुका। जी। अब उसको कौन ताला लगा सकता है? ऐसी बातें करना, ये तो कहीं न कहीं प्रभु श्री राम का भी अपमान कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पिछले दिनों बयान दिया एक, मुझे बड़ी हँसी आती है, भारत के प्रधानमंत्री को पता नहीं इतिहास, भूगोल कुछ पता है कि नहीं पता है, वो तो नाली के गैस से चाय बनवाने में ही व्यस्त रहते हैं। तो उन्होंने एक सभा में कहा कि पहले भारत पाकिस्तान के सामने रोता था। मुझे तो याद नहीं कब रोता था भारत पाकिस्तान के सामने। भाई कई-कई युद्ध, 3-3 युद्ध हम जीते हैं उनसे। हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है पाकिस्तान से लड़के। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के सामने रोता था भारत? आप पहले प्रधानमंत्री हैं आजादी के बाद, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच आईएसआई से कराई। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं। तो आप कैसे राष्ट्रवाद की बातें करते हैं? आप लोगों का या आपके पुरखों का राष्ट्रीय आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में क्या योगदान रहा है? ये देश को पूछना चाहिए और देश पूछ रहा है अब इनसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन बातों का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन बातों का कोई जवाब मत दीजिए। लोग अपने आप समझ रहे हैं कि क्यों ये विचलित हो रहे हैं। भाई 10 साल के बाद आप चुनाव में आए हैं, तो आप बताइए ना कितनी नौकरी दी आपने, कैसे किसानों की आमदनी आपने बढ़ाई। संजय जी, इसके आप अलावा एक 5 और किलो जो बड़ा राशन की मुद्दा लाइन है, में सबको खड़ा कर रहे हैं। जी। जी संजय जी, एक और जो बड़ा मुद्दा जो गांव देहात में बड़ा ही सनसनीखेज हो गया है, खासकर जो तथाकथित निचली जातियां या अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर, दलितों आदिवासियों के अंदर भी, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये सारी अफवाह विपक्ष फैलाने का काम कर रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। इसी दौरान एक और बयान जो है वो लगातार वायरल हो रहा है सुबह से, हालांकि 3 हफ्ते पुराना ये बयान है। बीजेपी की राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए संविधान बदलना जरूरी है। ये बड़ा शॉकिंग लगा। एक छोटा सा ये भाषण है, छोटा सा एक बयान है, लेकिन एक तरफ बीजेपी के नेता ये बयान देते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो अफवाह उड़ा रहा है। आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि भी आप संविधान बदल देगी बीजेपी अगर वापस आई सत्ता में। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो 10 साल थे, 10 साल में बदल देते हो। आरफा जी, आपने सिर्फ दिया कुमारी का बयान सुना। मैं आपको 4 और बयानों का जिक्र करता हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर गलती से बीजेपी चुनाव जीत गई तो भारत का संविधान बदलेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उस संविधान को ये लोग बदलेंगे। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इनका मकसद है देश के संविधान को बदलना, आरक्षण को खत्म करना और वोट को खत्म करना। 2 मिनट का मौका दीजिएगा, मैं एक-एक करके बताता हूं आपको। सबसे पहला बयान आता है लल्लू सिंह का, जो बीजेपी का प्रत्याशी है अयोध्या से। लल्लू सिंह जी कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनके केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। दिया कुमारी का जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उनका बयान आपने बताया कि संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट चाहिए। ज्योति मिर्धा इनकी कैंडिडेट है, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अरुण गोविल मेरठ के प्रत्याशी, वो तो सीधे मोदी जी ने बिठाया था उनको, वो भी कह रहे हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। तो संविधान बदलना है ये। और अभी एक शायद बयान आपने नहीं सुना होगा, मैं उनका नाम बता देता हूं। ये तेलंगाना के एक सांसद महोदय हैं और वो सांसद महोदय भी कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है इसलिए 400 सीटें चाहिए। मैं उनका भी बयान सुना देता हूं, हालांकि वो अलग भाषा में है लेकिन उसका हिंदी में जो अर्थ है वो यही है। उसमें उन्होंने कहा है, हाँ, ये साफ तौर पे कहा है उन्होंने, हमें संविधान बदलने का पूरा अधिकार है, हम संविधान बदलेंगे। धर्मपुरी अरविंद, तेलंगाना से बीजेपी के सांसद, ये भी कह रहे हैं कि संविधान बदलना है। तो पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है संविधान बदलना है। उसकी वजह यह है कि भारत के लोग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भागवत का संविधान मानती है। और भागवत का संविधान क्या कहता है अल्फा जी? वो कहता है देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये भागवत जी के बयान है। मनमोहन वैद्य संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं इनके, आरएसएस के। उन्होंने कहा कि आरक्षण से अलगाववाद पैदा होता है और सब कुछ छोड़ दीजिए आप। मैंने 8 स्टेटमेंट, अलग-अलग स्टेटमेंट ट्वीट के जरिए जो
इनके अमित मालवीय जो मोदी और आरएसएस की विचारधारा को प्रचारित करता है, जो व्यक्ति मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जो व्यक्ति प्रचारित करता है, वो अमित मालवीय कहता है जातीय आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। तो ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है तो क्या है भाजपा का? अगर उनके इतने सारे सांसद, आरएसएस के नेता ये कह रहे हैं और इनके विचारों को प्रचारित करने वाला अमित मालवीय, तेजस्वी सूर्या, वो कहता है आरक्षण एक गंदा दलदल है, ये स्टेटमेंट है। मैंने वो सारे स्टेटमेंट लगाए इन लोगों के। जब ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि आरक्षण एक गंदा दलदल है, इसको हमें खत्म करना है, जातीय आरक्षण खत्म करना है, तो इससे साफ है संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। अब आइए वोट की ताकत पे। आपने देखा सूरत में क्या हुआ? बगैर चुनाव के वहां सांसद जीत गया बीजेपी का। 10 विधायक बीजेपी के अरुणाचल में बगैर चुनाव के जीत गए। यहाँ अपने चंडीगढ़ में इंदौर। जीत हुई थी हमारे मेयर की, जिता दिया बीजेपी को। अभी इंदौर में यही काम किया इन्होंने, यही काम दिल्ली में किया, मेयर का इलेक्शन यहाँ पे अभी रोक दिया। तो ये पूरे देश में यही काम करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। इसलिए इस बार जनता को अपने वोट की ताकत बचाने के लिए वोट करना चाहिए, क्योंकि यही एक लेकिन वोट की ताकत तो है जिसकी वजह जी, से ये लेकिन लोग आते हैं और आपके लेकिन सामने सर संजय, झुका के वोट मांगते हैं। लेकिन जो कॉमन सेंस है फिर वो भी सबसे पहले सामने लाना पड़ेगा कि भाई देखिए प्रचंड बहुमत तो 2 इनके टर्म्स थे पहले, यही पिछले जो 10 साल गुजरे हैं उनमें भी था नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी खुद अपने मुख से जब ये कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर भी अगर ज़मीन पर उतर के फिर से वापस आ जाएं तो संविधान नहीं बदलने देंगे, तो ये इसको ये माना जा सकता है कि सिर्फ कुछ पार्टी नेताओं के ये कुछ सपने हैं या दुस्वप्न हैं इनके? ये कहना भी अपने आप में बाबा साहब का अपमान है। कोई व्यक्ति अपने बच्चे का कत्ल क्यों करेगा? तो बाबा साहब ने ही तो इस देश का संविधान बनाया। तो आप उनके ऊपर आरोपित करके ये क्या क्या साबित करना चाहते हैं कि बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते? अरे भाई, बाबा साहब संविधान बदलेंगे, सपने में भी आपने कैसे सोच लिया? आप ऐसा क्यों मानते हैं? नीयत तो आपकी खराब है, संविधान तो आपको बदलना है। खुलेआम आपके लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, आपके प्रत्याशी कह रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। खुलेआम आपके नेता और आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। और एक चीज आरफा जी याद रखिए, ये वो पार्टी है जिसने ओबीसी आरक्षण का, मैं कहता हूं कि खुलकर विरोध किया था। मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि हर स्तर पे जाके विरोध किया था। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था 89 में, उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना, बिल्कुल हर स्तर पे उतर के सड़क से लेके संसद तक विरोध किया था। और इतना ही नहीं, जो सरकार ओबीसी लोगों को आरक्षण देती है, उससे समर्थन लेने का पाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने गिराया था। पूछे इनसे क्यों गिराया था? लेकिन इसके अलावा ये भी 27% ओबीसी नहीं, को आरक्षण ये भी तो अकेली ऐसी पार्टी बन गई फिर बीजेपी जिसने कि आर्थिक आधार पर लोगों को जो बहुत पुरानी मांग थी उनको भी रिजर्वेशन दे दिया। तो इन्होंने तो रिजर्वेशन बढ़ाया ही है, तो उसकी बुनियाद क्या है जब आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन ये खत्म कर देंगे? आर्थिक आधार पे आरक्षण पे मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था। आपको भी मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। पहली बात तो, आर्थिक आधार पे जो आरक्षण इन्होंने देने की बात कही है, वो अपने आप में ही एक मजाक है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारा गया है। आप पूछेंगे कैसे? भाई 10% आपने आरक्षण दिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, जो सवर्ण है। पहले क्या होता था? एसटी, एससी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता था और एसटी, एससी, ओबीसी के कुछ छात्र, वो जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी सेलेक्ट होते थे, आते थे। वो संख्या थी 50%। उस 50% में से भी आपने 10% कम कर लिया, तो आपने उसमें भी तो नुकसान उन्हीं का किया। अगर आप ये देखेंगे तो पीडीए की जो बात होती है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो ये जो बात होती है तो कहीं ना कहीं तो आपने उनका नुकसान किया। अब मैं आगे बढ़ती आपने हूँ 10% जी, मैं इस जो चर्चा में, जनरल कैटेगरी हाँ थी, ठीक है संजय जी, मैं आगे बढ़ती हूँ इस चर्चा में कि ये पूरा चुनाव अभी 3 फेजेस का जैसा नज़र आ रहा है।
मैंने ज़मीन पर जाकर कुछ राज्यों में देखा, आप भी कई राज्यों में जा रहे हैं, आप भाषण भी दे रहे हैं, बड़े लोकप्रिय आप वक्ता हैं, कुछ तो आपने भी भांपा होगा। ज़रा ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा चुनाव मैं देख रही हूँ, मुझे नरेंद्र मोदी के लिए कोई वेव नज़र नहीं आई, लेकिन उनके खिलाफ भी ऐसा नहीं है कि 10 साल की तमाम तरह की खताओं को ऐसा लगता है कि जनता माफ़ न करना तो भुलाने के लिए एक तबका ऐसा है वो तैयार है। क्या आपको उनके खिलाफ कोई वेव नज़र आई? ऐसा तो नहीं लगता कि जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहती है नरेंद्र मोदी को जनता? देखिए, आरफा जी, पता नहीं हम लोग कितना इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 चीजें इनके खिलाफ लोगों के दिमाग में घर कर गई हैं। नंबर 1, महँगाई और बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग शायद अब ये मानते हैं कि इस नाम पर वोट नहीं पड़ता, इसलिए कोई सर्वे उसको नहीं दिखा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। लेकिन महँगाई और बेरोज़गारी 2 बड़ा मुद्दा है, जिस पे मुझे लगता है कि वोट पड़ रहा है। लोगों में निराशा है इस बात को लेके कि 10 साल में बेरोज़गारी दूर करने के नाम पे कुछ नहीं कर पाए मोदी जी और महँगाई दूर करने के नाम पे कुछ नहीं कर पाए। और 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है पेपर लीक के कारण अलग-अलग बीजेपी राज्यों में, वो भी एक दंश है, लोगों के मन में तकलीफ है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर हमारी सेना को भी कमज़ोर किया गया और जवानों के साथ भी, नौजवानों के साथ भी धोखा दिया गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं। कल मैं हरियाणा में था, उसके पहले महाराष्ट्र में था, उसके पहले उत्तर प्रदेश में था, कई राज्यों में मैं गया, रांची गया, झारखंड गया। तो मुझे लगता है कि जो मैंने महसूस किया कि इस बार लोग महँगाई और बेरोज़गारी, इन 2 सवालों पे वोट कर रहे हैं। तीसरी बात, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और वोट की ताकत छिन जाएगी। ये एक डर गरीब आदमी के मन में बस गया है। ये एक समाज का जो शोषित वंचित वर्ग का व्यक्ति है, उसको अंदर से ये भय पैदा हो गया है कि अगर ये दोबारा आ गए तो ये आरक्षण खत्म करेंगे और वोट की ताकत खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, जो कि 100% सच बात है और ये बात उनके दिमाग में बैठ रही है। आपकी तीसरी बात, आपकी आपकी पूरी बात जिस से तरह से नहीं, इन्होंने आपकी पूरी बात से सहमत ना होते हुए एक बात ज़रूर यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ। उस बात से मैं पार्शियली अग्री करती हूँ कि ये बात ज़रूर बैठ रही है कि अगर हमने फिर से वोट दिया इसी व्यक्ति और पार्टी को तो तानाशाही आ जाएगी। ये बार-बार मैंने मैं सुना, उत्तर उस प्रदेश, मैं उसी उत्तराखंड, पे आ रहा था। कर्नाटका। मैं उसी पे आ रहा था। तीसरी बात मैं वही कहने जा रहा था कि जिस तरह से इन्होंने राज्य सरकारों को अलग-अलग राज्यों में गिराया है, तोड़-फोड़ करके, विधायकों की खरीद करके, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया और भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया। इस बात को लोगों ने कतई पसंद नहीं किया कि ये तो गलत हो रहा है भाई, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। सिर्फ जेल में ही नहीं डाला, 23 दिन तक आप उनको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात आतंकवादियों जैसे करा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो इन्होंने किया, इसको भी लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो एक बात ये जो मुझे देखने को सबसे ज़्यादा मिली और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम महाराष्ट्र से ही आएगा। वहाँ लोग ये मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ और शरद पवार जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने किया है। तो जैसे एक बदला लेने की भावना होती है, वो भावना महाराष्ट्र के लोगों के मन में है कि भाई आपने इन 2 पार्टियों को मतलब पूरी की पूरी पार्टी चोरी कर ली। मैंने तो भाषण में वहाँ बोला भी कि भाई मैंने सोना चोर, बाइक चोर, कार चोर सुना था, ये तो भाजपा वाले पार्टी चोर हैं। किसी की घड़ी चुरा ली, किसी की तीर कमान चुरा ली। तो इस तरीके से इन्होंने जो काम किया, इसको महाराष्ट्र में लोगों ने पसंद नहीं किया है और मुझे लगता है कि 48 सीटों का जो वहाँ पे चुनाव है, बहुत बड़ा परिणाम महाराष्ट्र देने जा रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। उत्तर प्रदेश का बताइए हमें। सबसे बड़ी बात कहा जाता है उत्तर प्रदेश जो जीत लेता है वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठता है, और ये दोनों चुनाव में साबित हो गया। पिछले भी 10 साल में देखें, वैसे तो हमारे पास 75 साल का इतिहास है, लेकिन मुझे बताइए उत्तर प्रदेश से किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं कि खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको, उन पर पुलिस डंडे बरसा रही है। उसमें कुछ वही तथाकथित दलित जातियों के लोग भी थे, उनके ऊपर भी डंडे बरसे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं ट्विटर पर। तो इस तरह की भी हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है जहाँ सेंट्रल फोर्सेज नहीं हैं, यूपी पुलिस ही वहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरह की भी कोई आशंकाएं हो रही हैं कि इसको किसी अलग तरीके से मैनेज करने की कोशिश हो रही देखिए, हो? हर तरह से बीजेपी हर तरह से चुनाव में साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगाती है और इस चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया है बैकडोर से बीजेपी के लोग बीएसपी का सपोर्ट ले रहे हैं, पीछे से। अब वो कैसे ले रहे हैं?
जैसे एक कैंडिडेट कोई समाजवादी पार्टी ने उतारा, उसी का सजातीय कैंडिडेट बीएसपी से उतरवा देते हैं कि जिससे उनके आपस के वोट बटेंगे और बीजेपी उससे जीत जाएगी। अभी आप देखिए जौनपुर में क्या हुआ, वहां पर श्याम सुंदर यादव जी को कैंडिडेट बना दिया। पहले धनंजय सिंह की पत्नी वहां से कैंडिडेट थी। अब धनंजय सिंह की पत्नी कैंडिडेट थी, तो जाहिर तौर पे जो क्षत्रिय समाज का वोट मिलता, उससे बीजेपी को नुकसान होना था। तो अब वहां कैंडिडेट बदल गया, अब वहां पे श्याम सुंदर यादव आ गए। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। यही काम इन्होंने बस्ती में किया। तो जो ये काम ये कर रहे हैं ना, इससे ये कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे हैं। मैंने तो कल लिखा भी कि भाई अब इस बात को बीएसपी के लोग भी इस बात को समझे, भी बहुजन समाज के लोग भी इस बात को समझें कि ये चुनाव जो है बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बैकिंग से लड़ रही है, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। अब उनका चुनाव निशान हो गया हाथी के सूंड में कमल का फूल, तो इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए भी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को इस बार, मेरा अपना मानना है, जब परिणाम खुलेंगे तो आप देखिएगा कि जहां पर दलित समाज के लोगों का वोट है, उन बूथों पर भी अच्छे वोट पड़ेंगे, क्योंकि अब वो लोग भी पहचान गए इस बात को कि दरअसल इनका मकसद खुद जीतना नहीं है, बहुजन समाज का उत्थान नहीं है, बल्कि वोट काटना है और समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को हराना है बीजेपी के साथ मिलकर। जी। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि ये सारी चीजें इनकी खुलकर सामने पकड़ी जा रही हैं, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में, मेरा तो अपना मानना है आज की तारीख में कि कम से कम 62 सीटें थी, तो उससे 10-15 सीटें और बीजेपी की कम हो। जी हाँ, देखते हैं। चलिए, आज की बहुत तारीख में हो जी हाँ, सकता है और भी कम हो जाए। बिल्कुल। तो लेकिन अभी आप आज की 10-15 तारीख में सीटों मैं का ऐसा नुकसान आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, आपने इतना समय हमें दिया। अभी चुनाव के अभी 4 फेजेस और हैं, बड़ी लंबी ये रेस है। हम भी पत्रकार भी थक रहे हैं, सिर्फ नेता ही नहीं, पत्रकार भी। सोचिए, भारत में इतने राज्य हैं, अलग अलग जगहों पर जाना, वहाँ रिपोर्टिंग करना, जनता का मन तलाश करने की कोशिश करना, और ये थका देने वाला, जनता को भी, नेता को भी, और इसके अलावा पत्रकार को भी थका देने वाला पूरा चुनाव है। देखते हैं 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। इस दौरान आपसे फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपके समय के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।